Good evening, students. How are you all? I hope everyone's okay. माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? Yes? Okay. Am I clearly audible? All right. Fine. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, students. So last time, what have we done? What have we completed last time? Which part we have already started? It's been long time actually. खूप दिवसानंतर भेटतोय आपण. पण आपण काय सुरू केलेलं किंवा आपण काय कंप्लीट केलेलं? येस धीरज, जय, अनुज, काय केलेलं आपण लास्ट टाइम? कोणाला लक्षात नाही? कोणाच्याही लक्षात नाहीये? येस स्टुडंट्स, कोणाच्या लक्षात नाही आपण काय सुरू केलेलं काय नाही केलेलं? लिंक्स असतील ना लेसनच्या लिंक वरती जाऊन बघा आपण काय केलेलं. स्टुडंट्स, तुम्हाला मी 1 मिनिट देते. चॅट बॉक्स मध्ये मला आन्सर हवंय. स्टुडंट्स, 1 मिनिट झालेलं आहे. कोणाच्याही लक्षात नाही आपण काय सुरू केलेलं, कुठल्या चॅप्टर वरती होतो, काय शिकलेलो? असं कसं चालेल तुमच्या परीक्षेच्या आधी एवढं सगळं विसरून? लीना मॅडमने काय शिकवलेलं कोणाच्याही लक्षात नाही? येस येस स्टुडंट्स, आपण स्टार्ट केलेला एक नवीन चॅप्टर. ओके, त्या चॅप्टर मध्ये आपण पाहिलेले केमिकल्सहून रिलेटेड काही टर्म्स. ओके, सगळ्यांना माझी टेक्स्टबुक दिसते का? इज इट विजिबल? सर्वांना दिसते का माझी टेक्स्टबुक? येस, विजिबल ना? आपण हा चॅप्टर सुरू केलेला हो की नाही? आठवलं की नाही? येस धीरज, आणि तुमचे बाकीचे सर्व मंडळी कुठे आहेत? बाकीचे सर्वजण कुठे आहेत? फक्त 3 जणच आहेत 10वी मधून? अजून कोणी नाही आज? डोंट नो. ओके, बर. आपण लास्ट टाइम केमिकल इक्वेशन्स हा पार्ट कंप्लीट केलेला होता. ओके, आपण पाहिलेलं कॉपर सल्फेट आणि झिंक हे दोन्ही रिॲक्ट होऊन निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह अट्रॅक्ट होऊन झिंक सल्फेट बनतं आणि कॉपर जे आहे ते वेगळं होऊन जातं. लास्ट टाइम स्टुडंट्स, तुम्हाला आठवतंय आपण रायटिंग केमिकल इक्वेशन वरती आलेलो आणि मी तुम्हाला म्हणालेली की हा पार्ट खूपच मोठा आहे, ह्याला आपल्याला एका लिंक मध्ये शिकावं लागेल. बरोबर? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, ये पार्ट थोड़ा बड़ा है, हम इसको आधा आधा करके नहीं पढ़ सकते हैं, इसे हमें एक फ्लो में ही कंप्लीट करना है. याद है आपको सभी को स्टूडेंट्स? यस. तो हमने ये वाला पार्ट अभी स्टार्ट करना है. तो इसके पहले क्विक रिवीजन करते, हमने क्या किया था? हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. इसके बारे में स्टूडेंट्स आप पढ़ते आ रहे हो 8th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड में. ओके, ये 10th स्टैंडर्ड में आप इसके बारे में क्या पढ़ने वाले हो? केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं. आपने 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज. तो इसका हमने यहाँ पे रिवीजन कर लिया था लास्ट टाइम. केमिकल रिएक्शन में एक फिजिकल चेंज होता है, बाहरी दिखावा चेंज होता है जो हम देख सकते हैं, और एक केमिकल चेंज होता है जो इंटरनल होता है, जिसे हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं. ठीक है, फिजिकल चेंज स्टूडेंट्स ये टेम्पररी होता है, इससे हमें ओरिजिनल सब्सटेंस वापस मिल जाता है. लेकिन केमिकल चेंज में क्या हमें ओरिजिनल सब्सटेंस मिलेगा वापस? यस स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज में क्या हमें ओरिजिनल सब्सटेंस वापस मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मेथी की सब्जी बना ली, नो,
ओके, अनुजा सेड नो। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेथी ली, मेथी और टमाटर लिया, टमाटर के साथ मैंने और लाइक गार्लिक ले लिया सपोज। ओके, इन सबको मिक्स करके मैंने अच्छे से उसकी सब्जी बना ली, तड़का वड़का सब दिया और बन गई मेरी मेथी की सब्जी। अब ये मेथी की सब्जी में से मैं इस चेंज को रिवर्स करके उसमें से मेथी सेपरेट कर सकती हूँ, टमाटर सेपरेट कर सकती हूँ, ऑयल सेपरेट कर सकती हूँ, तड़का सेपरेट कर सकती हूँ? नहीं। ओके, तो जिस चीजों को हम दोबारा से उसके ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला पाते हैं उनको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस, क्योंकि उसके अंदर के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग हो चुके हैं। ओके, फिजिकल चेंज होता है रिवर्सिबल चेंज, जिससे हम उस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है आइस। अगर आप आइस मेल्ट होता है तो दोबारा उसे रेफ्रिजरेट करके आप उसको आइस बना सकते हैं, है ना। आइस मेल्ट होके पानी बनता है तो आप उसको वापस से आइस बना सकते हैं। पर अगर आपकी सब्जी पक गई या फ्रूट है, फॉर एग्जाम्पल कच्ची कैरी है, वो आम बन गया, तो आम से क्या हम कच्ची कैरी बना सकते हैं दोबारा से? नहीं बना सकते। तो उसे हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज और या फिर केमिकल चेंज। ओके, सो इसके बाद हमने देखा था एक एक्सपेरिमेंट जहां पे हमने देखा था कि लाइमस्टोन पाउडर को हीट करने के बाद उसका रिएक्शन क्या बनता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट देखा था केमिकल इक्वेशन का। ये जो हमने कॉपर सल्फेट लिया और जिंक के साथ मिक्स किया तो उसका केमिकल इक्वेशन क्या बनता है। तो पहले हमने वर्ड इक्वेशन लिख लिया, एक्वियस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट, वो बन गया एक्वियस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इसके बाद इसी वर्ड इक्वेशन को हमने केमिकल इक्वेशन में चेंज किया, इसके केमिकल फॉर्मूलाज डालने शुरू की। तो हमने जब केमिकल फॉर्मूलाज डाले तो उसके साथ हमको मिल गया कॉपर सल्फेट और जिंक। ठीक है, सॉरी, कॉपर सल्फेट और जिंक, ये यहाँ से हमने डिराइव कर लिया, ये हमारा बन गया रिएक्टेंट्स। और इसके रिएक्शन के बाद जो बना वो बनता है प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉपर जो है, ये कॉपर है, इसने जिंक के साथ रिएक्शन किया। सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो सल्फेट है कॉपर सल्फेट का, इसके सल्फेट ने जिंक के साथ रिएक्शन किया। हाँ, इसने जिंक के साथ रिएक्शन किया, अकेले बचा कॉपर, तो कॉपर के पार्टिकल्स अलग से निकल गए। इतना सभी को समझ आया लास्ट टाइम में? ये हमारा रिवीजन था। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट्स? किसी को कुछ भी पूछना है इससे रिलेटेड? कोई डाउट? धीरज, अनुज, नो, ओके। एनीबडी एल्स? जय, डाउट है कोई? अगर आप मुझे म्यूट करके गेम कर खेल रहे हो तो वो स्टॉप कर दो, या आप मुझे आपका सेशन चालू रख के कहीं गए हो तो वापस आ जाओ, मुझे आपका आंसर चाहिए जय। यस जय, वेटिंग फॉर योर आंसर। इज जय देयर? स्टूडेंट्स, आप 3 स्टूडेंट्स हो, 3 स्टूडेंट्स में से मुझे 2 जन के आंसर मिले, धीरज और अनुज। जय, आपको कोई डाउट है अभी तक? वेयर इज जय? जय कहाँ है? ओके, कमिंग टू योर नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ से हम केमिकल इक्वेशन को राइट करने की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ रूल्स को समझेंगे जो हमें केमिकल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, सबसे पहला रूल है, इन केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड while the products are written on the right hand side। आपके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है, ओके, और आपके बिल्कुल ही राइट हैंड साइड में आपके प्रोडक्ट्स जो बना हुआ
चीज होती है वो होता है, और इन दोनों के बीच में एक एरो होता है। ओके, सो इस ये डिस्प्ले करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज माय व्हाइट बोर्ड व्हिच इज हियर। या everybody can see my whiteboard, students? Everybody can see my whiteboard? Can you see my whiteboard? Yes. Okay. 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 मेरी आवाज भी क्लियर आ रही है ना? ओके, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे। ओके ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देती हूँ मैं अच्छे से। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बताया गया है हमें? यहाँ पे ये बताया गया है कि सबसे पहले आपके राइट हैंड साइड पे रहेगा आपके रिएक्टेंट्स, और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपके रिएक्टेंट्स रहेंगे। यहाँ पे रिएक्टेंट्स और बिल्कुल बीच में एरो रहेगा। ओके, और यहाँ पे रहेंगे प्रोडक्ट्स। ओके, सो दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दीज आर प्रोडक्ट्स। इतना सभी को क्लियर है? सो आर स्टैंड्स फॉर नथिंग बट रिएक्टेंट्स, सॉरी, रिएक्टेंट्स, और यहाँ पे आपका एरो, और यहाँ पे है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स ये एरो क्या डिस्प्ले करता है? एरो ये बताता है कि आपके रिएक्टेंट्स एक दूसरे से रिएक्शन बना के इस डायरेक्शन में प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर ऑफ टू और मोर टाइप्स। एक सेकेंड ना। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया है स्टूडेंट्स? एन एरो हेडिंग टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट इज ड्रॉन बिटवीन देम। दिस एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये एरो क्या बताता है कि आपका रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? इफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर टू और मोर, यहाँ पे हमने एक एक रिएक्टेंट लिया। अगर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो से ज्यादा है, दे आर लिंक्ड विद प्लस साइन, तो इनके बीच में हम क्या डालते हैं? प्लस साइन। प्लस साइन बताता है कि हमारे जो रिएक्टेंट्स है वो एक से अधिक है। ओके, और उनके बीच में फर्स्ट प्लस साइन डालने के बाद हमें प्रोडक्ट में भी प्लस साइन मिलता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट में मेरा रिएक्टेंट है ए और बी, ठीक है, यहाँ पे मुझे है ए और यहाँ पे है प्लस करके बी, ये मेरा रिएक्टेंट है, यानी कि एक से ज्यादा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? एक सेकेंड ना। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरा रिएक्टेंट है ए, इसको प्लस करके बी, ये मेरा रिएक्टेंट है, तो मेरे प्रोडक्ट साइड में मुझे यही मिलेगा, दैट इज बी सी प्लस डी। ये सपोज मेरा प्रोडक्ट है, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो दोनों अलग अलग है, यहाँ पे आपको मिलेगा सी प्लस डी। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? और इसके बीच में क्या रहेगा? आपको क्या होगा स्टूडेंट्स? इसके बीच में क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगा? आपका एरो रिप्रेजेंट होगा, यानी कि ए और बी रिएक्ट होके सी और डी बना रहे हैं। वेरी गुड अनुज। ओके, ए और बी एक दूसरे से रिएक्ट होके नया प्रोडक्ट सी और डी बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट है इसलिए हमने प्लस साइन को बीच में डाल दिया। सेकेंड पॉइंट सभी को क्लियर है? ओके, जैसे स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे CuSO4 की जो ऊपर रिएक्शन देखा था स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा था ना, इसके बीच में हमने प्लस साइन को डाला था, करेक्ट? और यहाँ पे प्रोडक्ट में भी हमने यहाँ पे प्लस साइन को डाला था, क्योंकि एक से ज्यादा चीजें हैं हमने यहाँ पे यूज की है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इंडिकेटेड इन द इक्वेशन। यानी कि आपकी ये रिएक्टेंट्स कौन से स्टेट में है? सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैसेस में है,
ये हम मेंशन करते हैं। ओके, जो हम स्टार्टिंग के इक्वेशन मेंशन करते हैं, जो बनाते हैं इक्वेशन, वो इक्वेशन में हम मेंशन करते हैं हमारे जो रिएक्टेंट्स और बना हुआ प्रोडक्ट ये कौन से स्टेट में है, या फिर ये है हमारे लिक्विड स्टेट में है, या ये फिर हमारे सॉलिड स्टेट में है, वो हम मेंशन करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे गैशियस के लिए जी यूज करेंगे, लिक्विड के लिए एल यूज करेंगे और सॉलिड के लिए स्मॉल एस यूज करेंगे। ओके, तो हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं यहाँ पे। आई कम टू दैट पार्ट, मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। आगे बढ़ते हैं। Moreover, if the product is gaseous, instead of G, we can indicate arrow pointing upwards. ठीक है, अगर आपका ये सपोज D वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, ये गैस बना रहा है, लास्ट में ये जो D दिख रहा है सभी को, एवरीबडी कैन सी दिस D, विजिबल टू एवरीवन। सपोज अगर ये आपका D जो प्रोडक्ट है ये गैस है, तो हम इस गैस को इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि D है आपका गैशियस फॉर्म में। अगर आपका D है सॉलिड फॉर्म में, या फिर ये हैवी है, D का सब्सटेंस जो बना है वो हैवी है, वो नीचे सेटल हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको एरो नीचे की तरफ पॉइंट करेंगे। इसका मतलब क्या है, दैट योर D substance is solid in state and heavier than the entire substance, यानी कि वो सेटल होगा नीचे। समझ आ रहा है? एरो अप, जो सब्सटेंस के सामने अप एरो का मतलब है गैस, ओके, और आपके डाउन एरो का मतलब है सॉलिड। ओके, इसे हम प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं, जो नीचे सेटल हो जाता है उसे हम प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। सभी को समझ आ रहा है स्टूडेंट्स मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? ओके, एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स को हम गैस बोलते हैं, एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स को हम सॉलिड बोलते हैं। इस सॉलिड का नाम है प्रेसिपिटेट। अब इसके बाद व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर, अगर आपका ये दोनों रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट ये पानी के अंदर है या फिर ये सॉल्यूशन फॉर्म में है, ठीक है, सॉल्यूशन मतलब दो चीजों को मिलाया हुआ, दो लिक्विड्स को मिलाया हुआ, ठीक है, इफ दे आर इन सॉल्यूशन फॉर्म इन द वाटर, पानी के अंदर सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन स्टेट। एक्वियस सॉल्यूशन का मतलब है आपके जो फॉर एग्जाम्पल आपका दूध ले लो, दूध को आपने पानी के अंदर मिलाया तो दूध बन गया आपका एक्वियस सॉल्यूशन, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पानी के साथ मिक्सचर को एक्वियस सॉल्यूशन। ओके, एक्वा मतलब पानी और पानी के अंदर का सॉल्यूशन। आप सभी को समझ आ रहा है एक्वियस सॉल्यूशन क्या होता है? Easy to understand students. Third point, this state is indicated by putting the letters AQ in the brackets. So जहाँ पे हम S और L यूज करते थे, हम यहाँ पे AQ यूज करेंगे। AQ का मतलब है aqueous, इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे, जैसे हम सॉलिड लिक्विड वगैरह डालते हैं ना, बिल्कुल उसी की तरह हम AQ, यहाँ पे देखिए AQ डाला गया है ब्रैकेट, ठीक है। अब आते हैं मैत्रेय, आप लेट क्यों हुए बच्चा? यस मैत्रेय, व्हाई आर यू लेट? यू कैन पुट दैट इन द चैट बॉक्स, आई विल रीड इन सम टाइम, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये होने के बाद हम पूरा का पूरा इक्वेशन को अच्छे से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? CuSO4, ये तो था हमारा एक्वियस सॉल्यूशन, हमने पानी के अंदर कॉपर सल्फेट बना दिया था, प्लस Zn दैट इज सॉलिड, तो ये एरो हुआ, इससे क्या बना, ZnSO4। ZnSO4 मतलब Zn और SO4। अब सभी को पता है कॉपर पॉजिटिव है, SO4 नेगेटिव है, Zn पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ये है, नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट होके ZnSO4 बनाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमेशा आपके इक्वेशन में पॉजिटिव पार्ट पहले आएगा और कॉपर पॉजिटिव अलग से रहेगा। समझ आया सभी को ये इक्वेशन कैसे बना? ठीक है, अब ये तो था यहाँ पे स्टूडेंट्स, आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। कुछ सर के ऊपर से बाउंसर नहीं जा रहा है? ये स्टूडेंट्स, ओके ठीक है मैत्रेय, नो प्रॉब्लम।
आई थिंक आपकी क्लास में काफी कम है ना स्टूडेंट्स आज, सब लंबे वीकेंड पे चले गए हैं, है ना? ठीक है, धीरज भी हाँ बोल रहे हैं, हाँ वीकेंड पे चले गए। अनुज भी हाँ बोल रहे हैं, वेरी गुड। ओनली 4, यस, ओनली 4। सो ये तो था हमारा, ये सारे जस्ट डूइंग क्विक रिवीजन वंस अगेन, एक लास्ट बार रिवीजन करते हैं हम। हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया है यहाँ पे स्टूडेंट्स? हमने केमिकल राइटिंग, केमिकल इक्वेशन के रूल स्टार्ट किए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, प्रोडक्ट्स को हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, और इनके बीच में एरो डालेंगे। ये एरो बताएगा कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब लेफ्ट से लेके राइट में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि हमने अगर एक रिएक्टेंट की जगह पे 2 रिएक्टेंट रहेंगे और एक रिएक्टेंट रहेगा, तो इन रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कैसे डिस्प्ले करेंगे? तो उसके बीच में हम प्लस का साइन डालेंगे। ये हमने सेकेंड इसमें पढ़ा। इसका मतलब ये दोनों रिएक्ट होके ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने ये भी देखा थर्ड इक्वेशन में कि अगर आपका रिएक्टेंट और आपका प्रोडक्ट अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर में है, अलग अलग स्टेट में है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तो वो कैसे डिस्प्ले किया जाए? तो हम रिएक्टेंट के ए के सामने लिखेंगे ए है हमारा सॉलिड, ओके। फिर हम बी के सामने लिखेंगे बी है हमारा लिक्विड, ओके, ऐसे लिखेंगे। और जब ये रिएक्ट होके जब प्रोडक्ट बनेगा तो C प्लस डी बनेगा। जो C प्लस डी बनेगा, इसमें से C रहेगा सॉलिड, तो हमने इसको सॉलिड बना दिया, ओके। और D रहेगा हमारा गैस, तो हम गैस को इस तरह से डालेंगे, या फिर नीचे G भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम एरो दे सकते हैं, दोनों में से एक लिख सकते हैं, ओके। लास्ट में ये बचेगा। और अगर आपका प्रोडक्ट में आपका या फिर यहाँ पे आपको सॉलिड मिल गया, ठीक है, और डी वाला सॉलिड जो है थोड़ा हैवी टाइप का सॉलिड है, तो हम उसको प्रेसिपिटेट बना देंगे, यानी कि ये सेटल होगा, कोई भी लिक्विड में नीचे ये सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ सॉलिड हम लिखेंगे, सॉलिड लिखेंगे, अगर वो प्रेसिपिटेट बनता है व्हाइट कलर का और सेटल हो जाता है नीचे, तो हम उसको इस तरह का एरो दे देंगे, इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये तो था अलग अलग स्टेट का। फिर हमने ये भी देखा अगर आपका स्टेट सेमी सॉलिड है, जैसे कि एक्वियस सॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब लिक्विड के अंदर कुछ और मिलाया गया है, पानी के अंदर कुछ मिलाया गया है, तो यहाँ पे हम लिक्विड लिखने के बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे एक्वियस, AQ, ओके। AQ ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपका सोल्यूशन पानी के अंदर मिक्स हुआ है, जो सोल्यूशन बना है वो पानी के साथ आपका सॉलिड मिक्स होके बना है, या लिक्विड मिक्स होके पानी के साथ बना है, इसे हम बोलते हैं एक्वियस। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, क्या हम आगे बढ़े? अब आती है बारी अगर आपके सोल्यूशन को या फिर आपके रिएक्शन को हीट की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आपने ए और बी को मिलाया, अब ये दोनों रिएक्ट नहीं हो रहे, अब आपको इसको एक्सटर्नल हीट देना पड़ेगा, कि उसको हीट देना पड़ेगा। तो हीट देना मतलब आप एनर्जी दे रहे हो, एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हो, मतलब रिएक्शन फास्ट होगा, रिएक्शन फास्ट होगा मतलब उसको डिस्प्ले करना जरूरी है कि आपने क्या किया रिएक्शन के साथ। तो वो हीट कैसे डिस्प्ले करोगे? यहाँ पे H लिखोगे? नहीं, उसके लिए ये वाला ट्रायंगल का एरो है, ठीक है, ये वाला जो साइन है ये बताता है आपने अपने रिएक्शन को हीट दिया है, हीट देने के बाद आपका ये प्रोडक्ट बना है। सभी को समझ आया स्टूडेंट्स? ओके, आपने ए और बी को मिलाकर उसे हीट किया है, हीट करने के बाद आपको सी और डी मिला, ठीक है। तो ये है आपका थर्ड वाला ये स्टेटमेंट कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो रिएक्शन है वो हीट, एक्सटर्नल हीट अप्लाई किया गया है उसे, ठीक है। थर्ड के बाद ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट हमें ये बताता है हीट देने के बाद। अभी हीट देने के बाद स्टूडेंट्स क्या पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी है कि जो लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा वो स्टूडेंट्स आपका मोस्टली गैस रहेगा, क्योंकि आपने उसे हीट दे दी है तो गैस इसमें से इवॉल्व होगी, ठीक है। तो ये जो गैस इवॉल्व होगी उसको आप इस तरह से डिस्प्ले करोगे,
ये आपकी गैस निकल रही है। हीट देने के बाद गैस निकलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। समझ में आ गया सभी को? यहाँ पे अगर आप रिएक्शन देखोगे, CaCO3, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आपका यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, इन दोनों में कैल्शियम और कार्बोनेट दोनों सॉलिड है, इन दोनों को हीट किया, इन दोनों को गर्म किया, एक्सटर्नल हीट दे दिया। हीट देने के बाद जो आपको मिला है वो क्या मिला है? आपको CaO मिला है। O मतलब ऑक्सीजन, Ca मतलब कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड मिला है जो कि सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस इवॉल्व हो चुकी है, निकल चुकी है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स रिएक्शन? ओके, Ca और O बनेगा जो कि सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और O निकला, 3 O में से 1 O निकला तो 2 O बचे, 2 O बचे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बनेगी। ठीक है, इस तरह से आपका ये हीट वाला इक्वेशन हो गया। वैसे ही अगर आपने कॉपर सल्फेट और जिंक को हीट कर दिया, ठीक है, इन दोनों को हीट करने के बाद आपको यहाँ पे जिंक सल्फेट एक्वियस फॉर्म में मिलेगा और कॉपर के सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा, और एक हीट इवॉल्व होगी। हीट इवॉल्व होगी मतलब आपका टेस्ट ट्यूब या फिर आपका कोनिकल फ्लास्क गर्म हो जाएगा। ये दूसरा टाइप का रिएक्शन है। यहाँ पे आपने इसे सिर्फ मिक्स किया है, यहाँ पे आपने इसे हीट नहीं दी है। ठीक है, जब आप कभी दोनों सब्सटेंस को मिक्स करते हो और बिना इसको एक्सटर्नल हीट करते हो तो ये कभी कभी एनर्जी के फॉर्म में निकलता है दोनों मिक्स होने के बाद। तो आपका Zn जिंक सल्फेट बनने के बाद कॉपर भी बना, और जो आपके टेस्ट ट्यूब या कोनिकल फ्लास्क था वो हीट हो गया, गरम गरम हो गया। ठीक है, होता है ना कभी रिएक्शंस में, आपने कभी टच किया है ना, स्कूल के टाइम पे आपके टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है, कभी कभी रिएक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि टेस्ट ट्यूब भी फूट जाती है। इसलिए आपको बोला जाता है कि टीचर के प्रेजेंस में ही ये सब करने का। करेक्ट? अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इट इज नेसेसरी टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस। कौन से सर्टेन कंडीशंस? लाइक स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा टू ब्रिंग अबाउट सम रिएक्शंस। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कुछ कंडीशन को फुलफिल करने का, जैसे कि किसी का टेम्परेचर, उस रिएक्शन में कितना प्रेशर इन्वॉल्व है। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो चीज होती है या वो एलिमेंट होता है जो रिएक्शन के अंदर ऐड होता है लेकिन वो रिएक्ट नहीं होता है किसी के साथ, वो सिर्फ रिएक्शन को सपोर्ट करने के लिए ऐड होता है। ठीक है, जैसे कि नोबल गैस एलिमेंट, इनर्ट गैस एलिमेंट्स, ये सारे आपके रिएक्शन को सपोर्ट करेंगे लेकिन वो रिएक्ट नहीं होंगे किसी के साथ, क्योंकि वो खुद ही फुलफिल्ड है। ठीक है, उनको किसी की जरूरत नहीं है, तो वो सिर्फ रिएक्शन को सपोर्ट करेंगे। इतना समझ आया सभी को स्टूडेंट्स? ओके, इसकी वजह से आपके रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं। तो आप अलग अलग चीजों को अप्लाई करते हो। हीट के बाद आप टेम्परेचर को चेक करते हो, टेम्परेचर के बाद आप प्रेशर भी अप्लाई करोगे आपका रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। इससे काम नहीं चल पाया तो कैटलिस्ट को भी अप्लाई करोगे, या फिर 2 से 1 और 2 को मिला के भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी अलग अलग कंडीशंस है। इसके बाद दिस कंडीशंस आर इंडिकेटेड बिलो और अबव द एरो। ठीक है, इस कंडीशंस को अबव एरो के ऊपर भी लिखा जाता है और एरो के नीचे भी लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? वी विल सी। इसको लिखा जाता है इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टेक्स प्लेस एट टेम्परेचर 60 डिग्री। ठीक है, विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल क्या है? निकल आपका कैटलिस्ट है। तो इस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे दिया है स्टूडेंट्स, वेजिटेबल ऑयल जो कि लिक्विड फॉर्म में है प्लस हाइड्रोजन की गैस, दोनों को मिला दिया जो कि गैसियस स्टेट में है। इसका एरो लिख लिया, इसके ऊपर टेम्परेचर लिखा जाएगा, टेम्परेचर हमेशा ऊपर होगा, और कैटलिस्ट हमेशा एरो के नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिला के बनता है वनस्पति घी, जो कि सॉलिड होता है। स्टूडेंट समझ में आया? फिफ्थ स्टेप, आपके हीट के अलावा जो एक्सटर्नल कंडीशंस है उसको आप एरो के ऊपर भी लिख सकते हो और एरो के नीचे भी लिख सकते हो। टेम्परेचर को एरो के ऊपर लिख सकते हो, कैटलिस्ट को एरो के नीचे लिख सकते हो। ठीक है, सो हम आते हैं लास्ट स्टेप पे, 6th स्टेप। अब 6th स्टेप क्या बताता है?
Special information or names of reactants or products are written below the formulae. कोई भी फॉर्मूला है उसके नीचे आप जो ब्रैकेट में स्पेशल इंफॉर्मेशन लिख सकते हो. स्पेशल इंफॉर्मेशन जैसे कि क्या लिख सकते हो, आपका सोल्यूशन प्योर है, आपका सोल्यूशन किसी के साथ मिक्स किया हुआ है, आपका सोल्यूशन कोई तरह का एसिड है, ये सारी चीजें आप नीचे लिख सकते हो. जैसे कि प्योर का मतलब क्या होता है साइंस में, केमिस्ट्री में प्योर का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड. कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उसके ओरिजिनल फॉर्म में. ठीक है. किसी के साथ मिक्स किया गया मतलब डाइल्यूट. डाइल्यूट मतलब ये पानी के साथ नॉर्मली हम मिक्स करते हैं, डिस्टिल वाटर के साथ हम चीजों को मिक्स करते हैं ताकि सोल्यूशन और रिएक्शन जो है वो प्रॉपरली बना रहे, बैलेंस हो जाए. वरना कोई कोई एसिड्स या कोई कोई केमिकल ऐसे होते हैं जो ब्लास्ट हो जाते हैं, तो हम उसे डाइल्यूट कंडीशन में यूज करते हैं टू अवॉइड दैट. सभी को समझ आया? सो 6 पॉइंट हमें बताता है जितनी स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है वो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे ब्रैकेट में लिखा जा सकता है. या तो आपकी गैस पॉइजनस है, या तो आपकी गैस ये है, तो कलर कौन सा है, रेडिश ब्राउन, तो वो सारा आप इसके अंदर लिख सकते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गैस गिव्स रेडिश कलर पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है. जब कॉपर और नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करते हैं तो एक पॉइजनस गैस बनती है. तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइजनस गैस है, ठीक है, इस पॉइजनस गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए या इस नाइट्रिक एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लिखा गया. जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कोई भी प्योर गैस या कोई भी प्योर चीज रहेगी वो जब भी यूज करते हैं तो चांसेस होते हैं कि रिएक्शन डेंजरस हो जाए, ब्लास्ट हो सकता है. तो ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रोजन यूज करने के बाद एक पॉइजनस गैस तैयार होती है. सभी को समझ आया स्टूडेंट्स? तो ये इस तरह से आप लिख सकते हो. तो अभी आपने नाइट्रिक एसिड को थोड़ा सा डाइल्यूट किया. डाइल्यूट मतलब पानी के साथ मिक्स किया. कौन सा पानी? नल का पानी नहीं, हाँ, आपका डिस्टिल वाटर. सभी को पता है डिस्टिल वाटर क्या होता है? डिस्टिल वाटर सभी को पता है ना क्या होता है? तो आपने इस नाइट्रिक एसिड को डिस्टिल वाटर के साथ डाइल्यूट किया. यस, ओके. तो आपने यहाँ पे इसको डाइल्यूट करने के बाद फिर रिएक्शन किया तो आपकी जो पॉइजनस गैस थी वो यहाँ से चली जाएगी. कि गैस निकलेगी लेकिन पॉइजनस नहीं रहेगी, इतनी पॉइजनस नहीं रहेगी. ओके. तो यहाँ तक सभी को समझ आए सारे 6 स्टेप्स? चलो, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन. ये सारे रूल्स के बारे में ऑल दीज 4 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू आंसर मी. सबसे पहले स्टेप में क्या लिखा गया है? रिएक्टेंट्स कौन से साइड में लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट कौन से साइड में लिखे जाते हैं? स्टूडेंट्स स्टार्ट राइटिंग इन द चैट बॉक्स. रिएक्टेंट कहाँ पे लिखोगे, प्रोडक्ट कहाँ पे लिखोगे? शॉर्ट में लिखो स्टूडेंट्स. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कहाँ पे लिखोगे? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. रिएक्टेंट लेफ्ट एंड प्रोडक्ट राइट. वेरी गुड अनुज. ओके. अगर आपके रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट ऑन राइट हैंड साइड. यस मैत्रेय, वेरी गुड. धीरज एंड Jay, I am waiting for your response. Plus sign, very good, Anuj. Yes, very good, Maitreya. तो हम रिएक्टेंट्स अगर एक से ज्यादा रहेंगे, प्रोडक्ट एक से ज्यादा रहेंगे, उसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या आता है जो रिएक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करता है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में क्या आता है जो रिएक्शन का वेरी गुड, एरो. मैत्रेय, यस धीरज, वेरी गुड, एरो आती है. उसके बाद स्टूडेंट्स, ओके अनुज, वेरी गुड. उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट, आपका रिएक्शन जो होता है, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स गैस किस कहाँ पे पॉइंट होती है और प्रेसिपिटेट कहाँ पे पॉइंट होता है? जब आपकी रिएक्शन बनती है तो गैस का कौन से डायरेक्शन में पॉइंट होता है?
और प्रेसिपिटेट कौन से डायरेक्शन में पॉइंट होता है? यस, वेटिंग फॉर द रिप्लाई. Upper arrow gas, lower one as a precipitate. Very good, Maitreya. Very good. शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, अप डाउन करके चलेगा, नो प्रॉब्लम. अप करके गैस लिख दो, डाउन करके प्रेसिपिटेट लिख दो, चलेगा, वैसा भी चलेगा. सेव योर टाइम. ओके, ओनली मैत्रेया हैज आंसर्ड मी फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपकी जो स्टेट्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वियस. अच्छा धीरज, अप गैस, डाउन प्रेसिपिटेट. वेरी गुड धीरज. सो आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वियस, इनके सिंबल्स डालो. कैसे लिखोगे आप सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वियस को? किस तरह से लिखोगे? यस, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ओके, और एक्वियस अनुज? एक्वियस भी है. ओके, वेरी गुड अनुज. AQ stands for aqueous. ओके स्टूडेंट्स, ट्रायंगल किसका सिंबल है? एरो के ऊपर ट्रायंगल किसका सिंबल है? हीट. ओनली अनुज इज आंसरिंग. वेयर आर अदर्स? एरो के ऊपर ट्रायंगल हीट का सिंबल है, मतलब आपके रिएक्शन को हीट अप्लाई किया है. यस मैत्रेया, वेरी गुड. यस धीरज, गुड, वेरी गुड धीरज. नेक्स्ट अभी अगर आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ इन्वॉल्व है, जैसे कि टेम्परेचर. ओके, तो टेम्परेचर या कैटलिस्ट, इसे हम कहाँ पे लिखते हैं? टेम्परेचर या कैटलिस्ट को हम कहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स? एरो के कौन से डायरेक्शन में और एरो के कौन से पार्ट पे टेम्परेचर लिखा जाएगा और कैटलिस्ट कौन से पार्ट पे लिखा जाएगा? यस स्टूडेंट्स, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी को. यू शुड रिमेंबर दिस रूल्स फॉर एवर. अप टेम्परेचर, डाउन कैटलिस्ट. वेरी गुड अनुज, वेरी गुड. Maitreya, upon and under the arrow, temperature at up. Okay, very good Maitreya, excellent. Yes Dheeraj, waiting for your reply. Okay, up temperature, down catalyst. Very good. Students, concentrated का मतलब क्या होता है? What is meaning of concentrated and what is meaning of dilute? दोनों का मतलब लिखो. What is meaning of dilute? What is meaning of concentrated? Yes students, what is meaning of dilute and what is meaning of concentrated? गूगल सर्च नहीं करना है आपको, जो मैंने पढ़ाया है उसे याद करो. कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ते वक्त कौन सी गैस किस तरह की इवॉल्व हुई थी? कॉन्सेंट्रेटेड प्योर डायलेट मिक्स विथ क्रिस्टल वाटर. इट्स नॉट क्रिस्टल वाटर, इट इज डिस्टिल्ड वाटर. ओके बच्चा, इट इज नॉट क्रिस्टल वाटर, इट इज डिस्टिल्ड वाटर. DISTILLED, डिस्टिल्ड. DISTIL, डिस्टिल्ड वाटर. ओके, जिसको एक टेम्परेचर पे हीट किया जाता है. ओके, इसे बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर. प्योर वाटर होते हैं. वेरी गुड अनुज, वेरी गुड ट्राई. ओके, सो डिस्टिल्ड वाटर के साथ उसे मिक्स करते हैं टू कंट्रोल द सिवियरिटी ऑफ द रिएक्शन.
ठीक है, ओके. Pure chemical at the original is concentrated as well as dilute mean chemical mixed with distilled water for making. Okay, very good Maitreya. Good students. So I hope you have understood these rules. आपको ये rules कभी भी भूलने नहीं है. This will come further also. If you are taking science, आपको ये अच्छे से याद रखना है. ठीक है. अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे. ओके अनुज, अनुज आपको मैंने पहले नहीं देखा था. यू आर न्यू स्टूडेंट बच्चा, अभी अभी ज्वाइन किए हो. नो, या फिर आपने प्रोफाइल पिक्चर चेंज किया है ना? मैंने कभी देखा नहीं था आपको. पहले कोई और प्रोफाइल पिक्चर था ना? हाँ, मुझे लगा नए स्टूडेंट हुआ. ठीक है, मैत्रेय का वही है, धीरज ने गणपति बप्पा लगाए, जय का भी वही है. ऐसा आपने प्रोफाइल पिक्चर चेंज किया है. ओके, चलो कमिंग हियर स्टूडेंट्स. ठीक है, एक मिनट. जस्ट कमिंग बैक हियर. कैन यू सी माय टेक्स्ट बुक एवरीबॉडी? विजिबल है सभी को? ठीक है, ओके. ठीक है, ठीक है, ओके. चलो, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स या हम एक और एक्सपेरिमेंट देखेंगे. ये एक्सपेरिमेंट आई थिंक ये पहले भी किया गया है. ठीक है, ये बड़ा ही अच्छा और सिंपल एक्सपेरिमेंट है. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका अपैरेटस है, टेस्ट ट्यूब, एक कोनिकल फ्लास्क और आपका वेइंग बैलेंस. ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखोगे कि जब भी दो रिएक्शन होता है या कोई रिएक्शन होता है, ओके, तो उसके मास में चेंज नहीं आता है, उसके वजन में बदलाव नहीं आता है. अगर आप उसको अलग अलग भी मेजर करो या एक साथ मिलाकर भी मेजर करो, तो ये रिएक्शन आपको यही बताता है. स्टूडेंट्स, हिंदी इज फाइन और यू वांट मी टू टॉक इन मराठी ऑल्सो? क्योंकि आई थिंक आज हिंदी इज फाइन विथ योर मराठी पर. ठीक आहे, ओके ओके, चालेल. तर इकडे आपण पाहतोय ऑल आर फाईन. ऑल राईट, ऑल आर फाईन. बरं, इथे आपण पाहतोय आपल्याकडे एक टेस्ट ट्यूब घेणार आहोत, त्याच्यामध्ये कोनिकल फ्लास्क घेणार आहोत आणि बॅलन्स सुद्धा घेणार आहोत. बॅलन्स म्हणजे वेइंग बॅलन्स, वजन करण्याकरता. यानंतर आपण हे तर झाले आपले अपॅरेटस. केमिकल्स कुठले वापरणार आहोत आपण ह्याच्यामध्ये? सोडियम क्लोराईड, NaCl आणि सिल्वर नायट्रेट, AgNO3. नायट्रेट म्हणजे NO3, सिल्वर म्हणजे Ag आणि सोडियम म्हणजे Na, क्लोराईड म्हणजे Cl. हे झाले आपले केमिकल्स रेडी. आता प्रोसिजर मध्ये काय करायचं? सगळ्यात पहिले आपल्याला सोडियम क्लोराईडचं सोल्युशन आहे ना, याला कोनिकल फ्लास्क मध्ये भरून ठेवायचं. ओके, जे हे सोडियम क्लोराईडचं सोल्युशन हे NaClचं, याला आपण कोनिकल फ्लास्क मध्ये टाकणार आणि आपण काय करणार आहोत? टेस्ट ट्यूब घेणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये सिल्वर नायट्रेट टाकणार आहोत. म्हणजे आपल्या टेस्ट ट्यूब मध्ये जाणार सिल्वर नायट्रेट आणि आपल्या कोनिकल फ्लास्क मध्ये जाणार सोडियम क्लोराईड. बरं, आता आपल्याला स्टुडंट्स काय करायचंय? एक थ्रेड घ्यायचंय. या थ्रेडने आपल्याला टेस्ट ट्यूबच्या नेक वरती बांधायचंय. ओके, या थ्रेडने आपल्याला इकडे बांधायचं याला टेस्ट ट्यूबला आणि ह्याला काय करायचंय? सोडियम क्लोराईडच्या कोनिकल फ्लास्क ह्याच्यामध्ये, सोडियम क्लोराईडच्या कोनिकल फ्लास्क मध्ये या टेस्ट ट्यूबला न तिरप करता किंवा न त्याला मिक्स होता त्याला उभं करायचं. आता आपण जेव्हा या टेस्ट ट्यूबला याच्यामध्ये उभं करणार तेव्हा ते सोडियम क्लोराईड बाहेर असणार आणि या टेस्ट ट्यूबच्या आतमध्ये सिल्वर नायट्रेट असणार. बरोबर? एम आय करेक्ट? एवढं कळालंय सगळ्यांना? ओके, बर. आता आपण या थ्रेडचा वापर कशाला करतोय? या थ्रेडला आपण या कोनिकल फ्लास्कच्या मानेमधून असं बाहेर काढणार आहोत. का म्हणून बाहेर काढणार? जर का तुमची टेस्ट ट्यूब तिरपी झाली तर तुमचं सोल्युशन मिक्स नको व्हायला आणि या थ्रेडला आपण बाहेर काढून हे ऍज अ सपोर्ट सर्व करणार आणि ह्याला आपण एक मस्तपैकी कॉक लावणार आहोत, ज्यामुळे तुमचं आतमध्ये जे सोल्युशनचं रिॲक्शन होणार आहे ते बाहेर नाही येणार. ओके, तर ह्याला आपण एक मस्तपैकी बुच लावून आपण ह्याला फिट करणार आहोत. ओके, आता ह्याला काय करायचं आपल्याला?
वेइंग बॅलन्स वरती दोघांचं वजन घ्यायचं. ओके, जेव्हा आपण वेइंग बॅलन्स वरती दोघांचं वजन घेऊ तर मला हे वजन इकडे असं मिळालेलं आहे 300.23 ग्रॅम्स. ओके, 300.23 ग्रॅम्स. ह्याचा अर्थ हे आहे की माझं दोघांचं मिळून हे वजन एवढं आहे. ऑफकोर्स इन्क्लुडिंग तुमचं कोनिकल फ्लास्क टेस्ट ट्यूब. ओके, सगळ्यांना मिळूनच हे वजन आहे. पण आपण कन्सिडर करणार आहोत ह्याच्या आतमधल्या केमिकलचं वजन. ठीक आहे, आता आपण काय करणार स्टुडंट्स, या वजन या बॅलन्स वरनं काढायचंय आपल्याला हे, आणि आपल्याला कॉकला तसंच ठेवायचंय. ओके, याचं जे लिड आहे, याचं जे झाकण आहे त्याला असंच बांधून ठेवायचं एकदम गच्च. आता सावकाश सावकाश तुम्हाला या कोनिकल फ्लास्कला तिरपं करायचं. जसं तुम्ही तिरपं करणार तुमचं सोडियम क्लोराईड आणि तुमचं सिल्वर नायट्रेट हे दोन्ही मिक्स होतील. एकत्र नाही करायचं, स्लोली करायचं. ओके, जेव्हा हे दोन्ही मिक्स होतील तर तुमचं सोल्युशन जे ग्रीन आणि ब्ल्यू होतं ते कम्प्लिटली कलरलेस होऊन जाईल. कलरलेस का होणार स्टुडंट्स, कारण की त्याच्यामध्ये आधी तुमचं रिॲक्टंट्स होते, आता तुमचे प्रॉडक्ट बनले. ओके, आधी तुमचे रिॲक्टंट होते वेगवेगळे, आता जे एजी आहे त्यांनी क्लोराईड बरोबर रिॲक्ट झालंय आणि NO3 आहे ते सोडियम बरोबर रिॲक्ट झाले. ओके, या रिॲक्शन मध्ये काय आहे, एजी इज प्लस, सोडियम इज प्लस, NO3 इज मायनस, क्लोराईड इज मायनस. कसं माहिती मला हे प्लस आणि मायनस, कारण की नेहमी फर्स्ट पार्ट तुमचा पॉझिटिव्ह एलिमेंट असेल. समजलं सगळ्यांना एवढा पार्ट? तुम्हाला कसं डिसाईड करता येईल की पहिला पार्ट पॉझिटिव्ह काय आहे, कारण की नेहमी ऍज पर केमिकल रिॲक्शनचा रूल तुमचा फर्स्ट पार्ट जे आहे तो पॉझिटिव्ह असणार, त्याच्यानंतरच निगेटिव्ह एलिमेंट येणार. ओके, तर अशा प्रकारे तुम्हाला पिरियॉडिक टेबल माहिती आहे ना, सगळ्यांना आठवतोय ना पिरियॉडिक टेबल? त्याच्यामध्ये मेटल्स पहिले येतात, पॉझिटिव्ह पहिले येतात, मग निगेटिव्ह येतात, नॉन मेटल्स. बरोबर, बस हेच फॉलो करायचं. आता इकडे तुमचं सिल्वर आणि क्लोराईड हे दोन्ही रिॲक्ट झाले आणि इकडे सोडियम नायट्रेट बनलं. आता इकडे तुमचं काय झालं, सिल्वर क्लोराईड आणि सोडियम नायट्रेट बनलं. सिल्वर क्लोराईड जे आहे तुमचं प्रेसिपिटेट व्हाईट कलरचं सेटल झालं खाली, आणि सोडियम नायट्रेट जे आहे ते ॲक्वियस सोल्युशन फॉर्म झालं. ॲक्वियस का फॉर्म झालं स्टुडंट्स, कारण की तुमचे हे दोन्ही सोल्युशन्स जे होते हे दोन्ही ॲक्वियस फॉर्म मध्ये होते. जेव्हा हे दोन्ही मिक्स झाले त्यातलं एक सॉलिड झालं आणि त्यातलं बाकीचं उरलेलं ॲक्वियस बनलं. सगळ्यांना समजलं एवढा पार्ट कसं बनलं? आता आपण परत या दोन्ही टेस्ट ट्यूब्सना वेट करणार आहोत. मिक्स केल्यानंतर परत वेट करणार. तर स्टुडंट्स तुम्ही इकडे बघू शकता 300.23 सेम वेट आहे. ओके, ह्याचा अर्थ काय आहे, तुमचं रिॲक्टंट्सचं वेट इज इक्वल टू प्रॉडक्टचं वेट आहे. ओके, या थिअरीला आपण काय म्हणतो, लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. ओके, हे तुम्ही 9th मध्ये शिकलेले आहात स्टुडंट्स, 8th मध्ये 9th मध्ये. याला आपण बोलतो लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर, 9th मध्ये स्टुडंट्स. ओके, मॅटर म्हणजे काय, मॅटर जे आहे हे मिक्स होत आहे, मिक्स झाल्यानंतर पण त्याचं वजन सेम आहे. हे 9th स्टँडर्ड मध्ये आहे लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. लक्षात आहे तुमच्या? याद है सभी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर? ओके, जो आपका मैटर जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, वो एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए दोनों का वजन सेम है. इसके बाद स्टूडेंट्स, यस, तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है जब भी हम वोटिंग करने जाते हैं, है ना, अभी आप लोग 18 के बन जाओगे तो वोटिंग करने जाओगे. जब वोटिंग करने जाते हैं तो वो इंक लगाते हैं ब्लू कलर की, जो सालों साल निकलती नहीं है, सालों साल नहीं निकलती है, मतलब 1 महीने तक निकलती नहीं है. वो बनती है आपकी सिल्वर नाइट्रेट से. ओके, आप उसको नेल पेंट रिमूवर लगा दो, कुछ भी लगा दो, निकलती नहीं है क्योंकि वो बनती है सिल्वर नाइट्रेट से. ओके, इसलिए उसको हल्का सा लगाते हैं. अगर आपके नाखून से निकल गई, नेल पेंट लगा लिया तो स्किन पे दिख जाएगी. ठीक है, तो वो वोटर इंक जो होती है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है. ठीक है, अभी इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखने वाले बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशंस को स्टूडेंट्स बैलेंस कैसे किया जाए, ओके, उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं.
तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका जो भी इक्वेशन रहेगा स्टूडेंट, उसमें दो चीजों को डिवाइड करोगे। एक तो आप लेफ्ट हैंड साइड बनाओगे जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स रहेंगे, और एक राइट हैंड साइड बनाओगे जिसमें सारे के सारे आपके प्रोडक्ट्स रहेंगे। ठीक है, इसको आपने टेबल में डाल दिया। जैसे अभी हमने ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये है AgNO3NaCl। तो यहाँ पे कितने एटम्स इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स, वो लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इसको मैं इरेज कर देती हूँ तो थोड़ा समझ आएगा आपको अच्छे से, थोड़ा इजीली दिखाई दे रहा है सभी को, है ना? ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे AgNO3, Ag मतलब सिल्वर, इसके पास कुछ नहीं है मतलब 1, NO के पास 3 है, Na के पास कुछ नहीं है मतलब 1, Cl के पास कुछ नहीं है मतलब 1। ओके, लाइकवाइज ये तो था आपका रिएक्टेंट वाला साइड। आपके प्रोडक्ट वाली साइड पे आ जाओ। Ag के पास कुछ नहीं है मतलब 1, Cl के पास कुछ नहीं है मतलब 1, Na के पास कुछ नहीं है मतलब 1, NO3 के पास 3 है। ठीक है, बस बिल्कुल हम यही लिखेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आपका रहेगा एलिमेंट का, तो एलिमेंट जो भी सिंबल रहेगा वो लिखेंगे AgNO-NaCl। ठीक है, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स Ag के कितने हैं, रिएक्टेंट में 1 है। ऊपर जाओ स्टूडेंट्स, देखो, एम आई राइटिंग करेक्ट? हमारे पास Ag के एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट्स में, 1 है, इजंट इट? है कि नहीं? Ag के पास 1 है रिएक्टेंट के साइड में। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन N का कितना है, नाइट्रोजन का 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1। ऑक्सीजन का कितना है, 3 है, बराबर। उसके बाद Na का कितना है, 1 है, और Cl का कितना है, 1 है। सभी को समझ आ रहा है? ठीक है, अब हम प्रोडक्ट के बाजू में जाते हैं। हमारे पास Ag का कितना है, प्रोडक्ट में 1 है, N का कितना है, 1 है, ये वाले N की बात कर रही हूँ मैं, ये वाला N नहीं, ये वाला NO3 वाला N। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना है, 3 है, आपका Na का कितना है, 1 है, और क्लोरीन का कितना है, 1 है। तो स्टूडेंट्स, क्या आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो, आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली, करेक्ट? जितने लेफ्ट हैंड साइड में एटम्स है वो बैलेंस हो चुके हैं आपके राइट हैंड साइड में। स्टूडेंट्स, कैन यू ऑल नोटिस दिस? यस, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड के सारे एटम्स आर इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इससे पता चलता है कि आपका केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। अब स्टूडेंट्स, ये हर बार पॉसिबल नहीं है कि आपको ऑटोमेटिकली बैलेंस इक्वेशन मिलेगा। कोई जगह पे स्टूडेंट्स आपको खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। वो कैसे किया जाएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये तो था ऑटो बैलेंस्ड इक्वेशन, जो आपका रिएक्टेंट है इज इक्वल टू प्रोडक्ट डायरेक्टली, पर कभी कभी आपका बैलेंसिंग नहीं होगा। ठीक है, वो बैलेंसिंग करने के लिए स्टूडेंट्स हम कुछ नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कहाँ पे कुछ रखेंगे, वो मैं स्टूडेंट्स आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कंप्लीट द टेबल। हमने ये टेबल को कंप्लीट कर लिया है इक्वेशन बेसिस पे, करेक्ट? इट इज सीन दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट इन दिस इक्वेशन इज सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट। हमने वही किया, 1 इज इक्वल टू रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। यहाँ पे भी इक्वल है और यहाँ पे भी इक्वल है। तो हमने यही देखा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, द एलिमेंट्स ऑफ द रिएक्टेंट इन दिस इक्वेशन इज द सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट इन द प्रोडक्ट। सच इक्वेशन इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड इक्वेशन, जिसमें ऑटोमेटिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस होते हैं, हम उसको बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। पर अगर आपके इसमें से अगर ये 2 होता और यहाँ पे 1 होता, ठीक है, तो if number of atoms of each element is not the same on the two sides of an equation, it is called as an unbalanced equation. क्या बोलेंगे हम इसे स्टूडेंट्स? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्यों अनबैलेंस बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे 2 है और यहाँ पे ये इक्वल नहीं हो पा रहा है, तो उसे हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। समझा सभी को? इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इन चीजों को इक्वल कैसे किया जाए वो हम देखेंगे स्टूडेंट्स, जो हमें बताएगा स्टेप्स इन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन।
अनबैलेंस्ड इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए. So in any reaction, the total mass of each element in the reactant is same as the total mass of each element in the respective products. Okay, कोई भी रिएक्शन हो, रिएक्टेंट की साइड का मास अगर रिएक्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा स्टूडेंट्स, आपका रिएक्टेंट की साइड का मास, ये रिएक्टेंट था, ओके, इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास. दोनों को वे किया, सेम मास आया ना दोनों का, है ना. So this is an accordance with the law of conservation of mass. इसे क्या बोलते हैं? Law of conservation of mass. Okay, that you studied in the previous standard. हमने ये 9th standard में पढ़ चुके. Law of conservation of mass. इतना समझा students? इतना clear है? Okay. Now tell me students, what is balanced equation? Put it in the chat box quickly. What is balanced equation? Equation कभी balance होता है students? Quickly put in the chat box. Yes? Both sides are the same. या फिर when left hand side is equal to right hand side. Okay? जब आपकी left hand side, okay, is equal to right hand side. जब भी होता है balanced equation. Balanced होता है. अब ये अनबैलेंस कभी होता है स्टूडेंट्स. व्हाट इज अनबैलेंस इक्वेशन? व्हाट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन? यस स्टूडेंट्स. यस, वेरी गुड. आर नॉट इक्वल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तब हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन. So I hope this concept is clear, right? We should stop here. Yes, very good. Maitreya, Anuj, very good. Okay, we will stop here students, and we will meet again next time. Okay, and next time we will see steps in balancing chemical equation. Bye students, have a good weekend. Bye everybody. Yeah. Bye.